सो कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग गॉस लॉ। पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। पहला, सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ लिख लेते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नो, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। पहला, ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड surfaces। दूसरा, E vector is due to all charges inside and outside the object, but phi t is only due to charges inside object. Bit 3, if dielectric medium is present, then total flux is given by Q internal upon K epsilon naught, where K equals dielectric constant। बस वही करते हैं। मीडियम में जब भी आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय के एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 3। नाउ 4, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाद आपके पास इफ कूलम्स लॉ would not have 1 by r square dependency, then this theorem would not have been possible। मतलब अब जैसे कि हमारे पास क्या है, बिकॉज कूलम्स लॉ आपके पास 1 बाय आर स्क्वायर की डिपेंडेंसी दिखा रहा है, इसलिए तो ये आया। जैसे कि देखो यहाँ पर इंटरनल में अगर ये 1 बाय आर स्क्वायर नहीं होकर 1 बाय आर क्यूब होता, तो क्या आप इस आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर आर क्यूब तो कटता नहीं, आर क्यूब होता आर स्क्वायर होता, तो आपके पास गॉस थ्योरम तो आता है नहीं। ये तो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर जाता। मतलब गॉस थ्योरम इज ओनली पॉसिबल इफ कूलम्स लॉ डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ आर, तभी गॉस थ्योरम आपके पास पॉसिबल है। अगर आपके पास क्या होगा, कूलम्स लॉ 1 बाय आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, तभी गॉस थ्योरम पॉसिबल है। इफ कूलम्स लॉ वुड नॉट हैव 1 बाय आर स्क्वायर डिपेंडेंसी, देन दिस थ्योरम वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, बिकॉज आर स्क्वायर की डिपेंडेंसी है, तभी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट जाता है। ये याद रखना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर 1 बाय आर क्यूब होता या 1 बाय आर होता तो पॉसिबल नहीं होता, राइट। सो 5th one,
तो ये आपके पास इतने 4 पॉइंट डिवाइड ये आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ें हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में जानेंगे, जो मैं 5th पॉइंट में लिखने वाला था। तो गॉसियन सरफेस के बारे में हम लोग इसके एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि गॉसियन सरफेस कैसे और क्या सेलेक्ट करना है। अभी तो यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को याद रखना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी रिक्वायर फॉर फर्दर क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहला वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, नाउ 3 स्मॉल स्फीयर एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर आपके पास ये रहा Q1, Q2 एंड Q3 शोन इन द फिगर। Q1 का चार्ज लिख देता हूँ। Q1 इक्वल्स 4 नैनोकूलम, Q2 इक्वल्स -7.8 नैनोकूलम एंड Q3 इक्वल्स 2.4 नैनोकूलम। अच्छा, सब कौन कौन सा स्फीयर सरफेस के अंदर है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। व्हाट इट एनक्लोजेस इन सरफेस, कौन सा किसके सरफेस के अंदर में है। तो सरफेस S1 के अंदर में सिर्फ Q1 है। S2 के अंदर में आपके पास दिस सरफेस S2 के अंदर में Q2 है। सरफेस S3, ये S3 बहुत बड़ा सरफेस है। देखो मैं सरफेस को अलग अलग कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो अपने पास सरफेस S1 ये रहा, इसके अंदर सिर्फ Q1 है। सरफेस H2 ये रहा, इसके अंदर सिर्फ Q2 है। सरफेस S3 के अंदर 1 और 2 दोनों हैं, तो सरफेस S3 मार्क करते हैं। दिस इज सरफेस S3 जिसके अंदर आपके पास 1 और 2 दोनों हैं। नाउ सरफेस S4 के अंदर 1 और 3 है, तो S4 मार्क करते हैं। दिस इज S4 which is containing 1 and 3 एंड S5 के अंदर आपके पास सब कुछ है, जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है। देख लो ग्रीन कलर से मार्क किया है। S5 के अंदर आपके पास सारे चार्जेस एनक्लोज्ड है, Q1, Q2 एंड Q3, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Find the net electric flux through each of the following closed surface shown in the cross section. So bit A आपको S1 के बारे में बोला है। Flux through X1 equals charge enclosed in S1 by epsilon naught. So S1 के अंदर चार्ज कितना enclosed है 4 नैनोकूलम, बिकॉज S1 के अंदर आपके पास सिर्फ Q1 आ रहा है, तो दैट इज़ 4 नैनोकूलम। 4 × 10⁻⁹ बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। ख़त्म, इतना सही है। बी फ्लक्स थ्रू H2 इक्वल्स चार्ज एनक्लोज थ्रू H2 बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ H2 के थ्रू फ्लक्स आपके पास कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, Q2 एनक्लोज्ड है सिर्फ, और तो कोई चार्ज है नहीं। तो Q2 की वैल्यू आपके पास यहाँ नेगेटिव आ रही है। 7.8 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 8.85 × 10⁻12। यूनिट आपको पता है, इन सब की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। नेक्स्ट सी S3। अब S3 के अंदर में देख लो, ये जो ब्लैक वाला ये ब्लू वाला पार्ट है, इसमें आपके पास Q1 भी है और Q2 भी है। तो सरफेस S3 मतलब चार्ज इंक्लोज्ड इन S3 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 और Q2 दोनों हैं, तो दैट इज़ 4 प्लस ऑफ -7.8। दिस इज टोटल चार्ज इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻12। तो इससे आंसर आपके पास नेगेटिव आ रहा है। इससे आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 3.8 माइनस ऑफ 3.8 इंटू 10⁻⁹ by 8.85 into 10⁻12 Newton meter square upon Coulomb. Right, now next option D,
S4 के अंदर कौन कौन आ रहा है, Q1 एंड Q3। तो फ्लक्स थ्रू S4 इक्वल्स Q एनक्लोज्ड इन S4 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 और 3 दोनों एनक्लोज्ड है, तो 1 की वैल्यू 4 नैनोकूलम, 3 की वैल्यू 2.4 नैनोकूलम। तो 4 + 2.4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻12, दैट इज 6.4 by 8.85 into 10⁻⁹ by 10⁻12 Newton meter square upon coulomb। And final part S5। और S5 में जैसे कि हमको पता है सब कुछ enclosed है, which is 4 - 7.8 plus 2.4 into 10⁻⁹ by 8.85 into 10⁻12। your answer will be negative 6.4, आप इससे माइनस कर सकते हैं, -2.4 into 10⁻⁹ डिवाइड बाई 8.85 into 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ना जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लक्स किस किस में पॉजिटिव आया, किस किस में नेगेटिव आया। सो आपके पास यहाँ पर पहले वाले में इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इधर आपको समझ में आ गया होगा अलग अलग सरफेस से कैसे आ रहा है। नाउ डू योर आंसर टू द पार्ट्स फ्रॉम A to E डिपेंड ऑन हाउ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईच स्मॉल स्फीयर। नहीं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज गॉस थ्योरम मैंने आपको ये बात बता दिया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ द चार्ज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट ओनली डिपेंड्स कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर का पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कंसेप्ट समझाने के लिए आपको गॉस थ्योरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। अब आप ये 3 फिगर में देखो, पहला A वाला फिगर एक क्लोज्ड फिगर है, B वाला फिगर भी एक क्लोज्ड फिगर है, ये वाला आपके पास ओपन फिगर है। मतलब यहाँ पर गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। चलो जिसमें एप्लीकेबल है पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो ये Q जो है इस फिगर के अंदर में है, तो इधर अंदर में है, इसके लिए फाई ऑफ A की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ख़त्म। नाउ सेकंड वाला पार्ट में देख लो, Q इस फिगर से बाहर है, तो आपके पास फाई इन B में वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि अंदर में एनक्लोज्ड कोई चार्ज नहीं है। नाउ आपके पास C वाला ओपन फिगर है, याद रहे C आपके पास ओपन फिगर है और ये सेंटर में है। तो मैं जब भी ऐसा सवाल आएगा, मैं इधर इसको एक क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट कर दूंगा और मैं आपको अभी प्रूव करूंगा, ये दिखाऊंगा, जितना फ्लक्स ऊपर से जाएगा, जितना फ्लक्स इधर से जाएगा, उतना ही फ्लक्स सेम अमाउंट, क्योंकि ये सेंटर में नहीं होता तो ये स्टोरी सेम नहीं होती, उतना ही फ्लक्स नीचे से जाएगा, क्योंकि एक स्पीयर बन चुका है और स्पीयर का हर एक पॉइंट पे ये भी एक स्पीयर बन चुका है। आपने इसको कंप्लीट कर दिया। तो जब भी ऐसे इनकम्प्लीट फिगर आएगा जहाँ पर गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन इन C आप क्या करेंगे, मेक इट अ कंप्लीट स्पीयर पूरा, क्योंकि इसके क्रॉस फ्लक्स तो जा रहा है, आपको फ्लक्स पूछा हुआ है और गॉस लॉ से आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। सी फ्लक्स, गॉस लॉस इज अ मेथड टू फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। पर क्या ओपन सरफेस से फ्लक्स नहीं जा सकता है? जा सकता है, हम निकाले हैं। तो पर गॉस लॉ को अप्लाई करके करना है, क्योंकि गॉस लॉ ईजी बना देता है। ओपन सरफेस से बनाने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। सो इन सी
मेक इट ए कंप्लीट स्पीयर, बना दिया इसको, कंप्लीट स्पीयर बना दिया, कंप्लीट स्पीयर बना देते हैं इसको, सी को, ये लो, और चार्ज को रख दो सेंटर में, ये रहा सेंटर में चार्ज। अब आप ये बात अच्छे से जानते हैं, अपर हाफ से जितनी फील्ड लाइंस जाएंगी, यहाँ से जितनी फील्ड लाइंस जाएंगी अपर हाफ से, या अपर हाफ से फ्लक्स जितना होगा लोअर हाफ से फ्लक्स उतना ही होगा। ये आप खुद निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जब फ्लक्स सेम होगा, यहाँ टोटल फ्लक्स आप कैसे निकालेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स थ्रू अपर पार्ट सेम अगर है तो आपके पास Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स थ्रू अपर पार्ट इक्वल फ्लक्स थ्रू लोअर पार्ट। तो और टोटल फ्लक्स जब भी आप लिखेंगे इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू अपर पार्ट प्लस फ्लक्स थ्रू लोअर पार्ट, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू अपर पार्ट। टोटल फ्लक्स आपको पता है, अपर पार्ट की वजह से आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब भी ऐसे कुछ इनकम्प्लीट फिगर हो, हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ दिखाया, अगर सेंटर में होगा, इसमें भी जाएंगे, अगर आपके पास सेंटर में होगा तो सभी से आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, अगर आपके पास क्या होगा, ये सेंटर में होगा तो तब जाके आपके पास हर जगह से इक्वल फ्लक्स जाएगा। अगर ये सेंटर में हुआ तो तभी ऐसा पॉसिबल है। यू कैन सी दिस, इसको पूरा सेंटर में रखता हूँ, ये चार्ज पूरा सेंटर में है आपके पास, राइट। जब आपके पास चार्ज सेंटर में, आपके पास हर जगह पे फील्ड सेम रहेगी। इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर हर जगह पे फील्ड देख लो सेम रहेगी। बट अगर आप इसको कोई कॉर्नर में लेकर जाते हैं, उस कॉर्नर में फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये देख लो, इस कॉर्नर में फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई, और इस कॉर्नर में, इसके जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर में फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई, इसके जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर में। और ये कॉर्नर में फील्ड इंटेंसिटी आपके पास देखो बढ़ गई है। और अगर आप बाहर लेकर आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, तो नेट फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। देखो, इस पॉइंट चार्ज को अभी बाहर लेके आते, ये तो अंदर है, देखो ये पॉइंट चार्ज को आपने बाहर लेकर आया। जब बाहर लेकर आया, जितनी फील्ड लाइन देखो सामने से दिखाई दे रही है, जितनी फील्ड लाइन अंदर गई है, आप अंदर से जाकर अगर आप देखेंगे, हम स्पीयर के अंदर घुस जा रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। देखो जितनी फील्ड लाइन आ रही है उतनी फील्ड लाइन जा भी रही है, यहाँ से बाहर जितनी आ रही है उतनी जा रही है, एंटर कर रही है, जिस वजह से टोटल फ्लक्स इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर जा चुका है। जितनी आ रही है उतनी जा रही है। आप ये वाला पार्ट इधर अच्छे से देख सकते हैं, जितना इन कर रहा है उतना एग्जिट कर रहा है। तो जिस वजह से आपके पास टोटल फ्लक्स बिकॉज ऑफ ए चार्ज पार्टिकल लाइंग आउटसाइड क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। आई होप आपको ये वाला बात समझ में आया। सो लुकिंग ओवर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ना ये एक सिंपल क्वेश्चन है, समझेंगे। अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल is placed at the center of a cubical box. Find the total flux associated with the box. ये cubical box का भी मैं आपको टोटल दिखाता हूँ, राइट। ये देखो, दिस इज़ अ cubical box, और यहाँ पर उसको बीच में रखा है मैंने, यहाँ पर बीच में रखा हुआ है, राइट। आपके पास यहाँ चार्ज पार्टिकल बीच में है, अगर ध्यान से देखेंगे तो जब तक चार्ज पार्टिकल बीच में है तो आपके पास सभी सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी या सभी सरफेस से फ्लक्स सेम ही जाएगा। आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, सभी सरफेस से फ्लक्स सेम ही जा रहा है।
जितना आपके पास सरफेस नंबर 6 अभी हम लोग देख रहे हैं, दिस इज सी 6 लिखा हुआ है, सरफेस नंबर 6 से आपको जिस तरीके की फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है, सरफेस नंबर 2 पे भी आपको वही दिखाई दे रहा है, और सरफेस नंबर 5 पे भी आपको वही दिखाई देगा। यहाँ पर जब तक आपने क्या रखा हुआ है, सेंटर में रखा हुआ है, जब तक सेंटर में है फ्लक्स थ्रो इज सरफेस इज सेम। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द बॉक्स, तो जब आपके पास यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसको पूरा सेंटर पे रखा जा रहा है। एक क्यूबिकल बॉक्स बनाते हैं, लेट्स मेक अ क्यूबिकल बॉक्स। और यहाँ पर सेंटर में रख रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्यूबिकल क्वेश्चंस के केस में। व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, फ्लक्स through each face is same। तो अपने पास 6 फेसेस है, तो टोटल फ्लक्स कितना आना है आपके पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना है, क्योंकि टोटल चार्ज इनसाइड में Q है। नाउ जब ये सेंटर में रहेगा, इस सरफेस से फ्लक्स आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा, बिकॉज इस सरफेस पे आप फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेम देखेंगे, सरफेस का एरिया सेम है, तो फ्लक्स भी क्या आएगा, सेम आएगा। मीन्स टोटल फ्लक्स इक्वल्स फ्लक्स ड्यू टू सरफेस फेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू फेस 2, फ्लक्स थ्रू फेस 3, फेस 4, फेस 5 एंड फेस 6। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स आप ऐसे लिख सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी ऑफ द फेस। तो एनी ऑफ द फेस से फ्लक्स की वैल्यू होती है टोटल फ्लक्स बाय 6, दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो जो बिट 2 पूछा है, फ्लक्स एमर्जिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द बॉक्स, राइट, ये आपके पास क्या होता है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कोई भी फेस से आपके पास फ्लक्स Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट ही होता है, राइट। नाउ अब बहुत लोगों का डाउट होता है, सर अगर वो सेंटर में नहीं होकर, इफ चार्ज इज नॉट एट द सेंटर, व्हाट इज द, इफ चार्ज इज नॉट एट द सेंटर, Q इधर है, इफ चार्ज इज नॉट एट द सेंटर, तब टोटल फ्लक्स वही Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। बट फ्लक्स थ्रू ईच फेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मतलब कैलकुलेट किया जा सकता है, पर अपने सिलेबस में नहीं है, कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि जब अपने पास सेंटर पे नहीं रहता है, यहाँ पर ऐसे सिनेरियो में सेंटर पे नहीं है, यही आपके पास पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, इसको उठा के अपन क्या कर रहे हैं, ये आपके पास पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, इसको उठा के हम लोग कहीं बाहर रखते हैं, पार्टिकल को उठा के कहीं और लेके जाते हैं, ये लो इस साइड में लेके जा रहे हैं, जो कि अंदर में ही है। तो आप देख सकते हैं अब सबके थ्रू, सभी सरफेस के थ्रू फील्ड सेम नहीं है। यहाँ पर आपके पास फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और वहाँ पर आपके पास फील्ड इंटेंसिटी कम है, यहाँ पर कम है और वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है।
पर कुछ भी बोलो, टोटल फ्लक्स आपके पास वही रहने वाला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, नॉर इट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। इट ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज, कितना है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया, राइट। अगर आप इसको चेंज, और आप ईच सरफेस, आप अगर बोलेंगे सर सरफेस 1 से फ्लक्स कितना है, क्या यहाँ पर भी Q/6 एप्सिलॉन नॉट है, नहीं, ये नहीं आएगा, बिकॉज फ्लक्स इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन दिस केस। इक्वली कब डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था, जब आप यहाँ पर क्या करते, ये चार्ज पार्टिकल को, ये वाले पार्टिकल को सेंटर में रखते। जैसे ही आप इसको सेंटर कर दो, तब आप ये क्या कर सकते हैं, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर आप इसको क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। आई होप ये बात समझ में आया हो।